मैंने देखो पहले भी बोला था कि इस सीरीज़ को इतना प्यार मिला है ना कि मैंने सोचा ही नहीं था। लास्ट टॉप 10 डायरेक्टर्स वाले को इतना प्यार मिला। उसके बाद सिंघम भूल भुलैया आई, तब मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैंने जो क्लैशेस देखे हैं, जो फ़िल्म्स देखी है दोनों, या तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे या फिर इस पहले दिन ये, दूसरे दिन वो, तो उसका कुछ रिलेटेड मैं बनाऊँ। और आज हम लोग इसी के बात करेंगे कि मैंने जो टॉप 10 क्लैशेस देखी है, वो कैसी रही थी और किस तरह से कंट्रोवर्सीज़ हुई थी या फिर किस तरह से वीक निकली थी फ़िल्म्स। मेरा ओपिनियन क्या है उस फ़िल्म्स को रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो नंबर 10 पे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन यहाँ पर वापस हाथ में आ चुका है। नंबर 10 पे आते हैं राम सेतु वर्सेस थैंक गॉड। तो ये फ़िल्म दोनों आई थी 2022 में। और मैंने पहले सोचा कि कॉमेडी है तो थैंक गॉड पहले देखते हैं। और थैंक गॉड मेरे को मतलब ठीक लगी थी, उतनी मतलब कुछ ख़ास नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया भी नहीं था। ये कॉमिक टाइमिंग या फिर जो इंसान के पुण्य और पाप गिनने के रिलेटेड पूरी एक फ़िल्म थी। कहीं-कहीं पे इसके पंचेस लैंड होते थे, कहीं-कहीं पे नहीं होते थे। एक पंच बहुत अच्छा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कहता है कि अरे! मैं तो सिंघम बनने वाला था, सिंघम। उसमें अजय देवगन बोलते हैं सिंघम। उसके बाद उनकी इंडियन पुलिस फ़ोर्स भी आती है और उसको लेने के लिए सही में पुलिस अरेस्ट करने आ जाती है आपके घर पे जब आप वो सीरीज़ देखते हो। तो वो फ़िल्म अच्छी थी, मतलब टाइम पास बहुत थी। दूसरी जगह पे राम सेतु की बात करें तो अगर ये फ़िल्म अक्षय कुमार के पीक के टाइम पे आती ना तो इतनी चलती, मतलब सही में बोल रहा हूँ। इसका या तो वो ट्रीटमेंट हो, वो वीएफएक्स वाइज़ तो वो जो फ़िल्म थी क वो पत्थर लेके चल रहा है पानी में, वो वीएफएक्स वीएफएक्स तो बहुत इलॉजिकल थे। लेकिन जिस तरह से फ़िल्म की ट्रीटमेंट थी और लास्ट में हमें पता चलता है कि वो जो उनके साथ जो एक कैरेक्टर, साथ में उनका नाम भूल रहा हूँ, अक्षय और जैकलीन के साथ जो कैरेक्टर घूम रहा है, वो कौन है? जहाँ पे अक्षय कुमार वो सारी जो किताबें पढ़ते हैं और वो जब जब बोलता है कि मेरा रामायण से बहुत करीबी संबंध है, जब वो हनुमान जी का गाना बजता है उसके पीछे, तो वो बहुत बढ़िया था। और फ़िल्म मुझे अच्छी लगी थी, इम्प्रेसिव थी, कुछ नया ट्राई किया था अक्षय कुमार ने, तभी के टाइम पे बॉलीवुड ने कुछ नया ट्राई किया था, कोई देखा नहीं। तो ये मेरी नंबर 10 पे ये दोनों फ़िल्म्स थी। नंबर 9 पे है आई मीन बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान। अभी देखो ये फ़िल्म ना इस जगह की मेरी पहली फ़िल्म थी दोनों। यहाँ से मैंने अपना नया स्टूडियो वाला सफ़र शुरू किया था। और पहले मैदान की बात करें तो मैदान के साथ भी सेम केस था। इतनी अच्छी फ़िल्म थी, 3 घंटे की स्ट्रेच फ़िल्म लगती है, लेकिन जिस तरह से हमारी फुटबॉल हिस्ट्री को ये फ़िल्म दिखाती है, तो हमें कुछ-कुछ नई चीज़ें, जानकारियाँ, फीफा में आज की स्टैंडिंग्स में कहाँ है, तब कैसे सिलेक्टर सैक होते थे, तब कैसे सब कुछ होता था और उसके ऊपर पूरी फ़िल्म बनाई गई थी। और ड्रामा वाइज़, स्पोर्ट्स वाइज़ और इसकी सिनेमैटोग्राफ़ी बहुत बढ़िया थी, स्पेशली जब वो बारिश गिरती है और उसपे जब ये सब लोग खेल रहे होते हैं और किस तरह से प्लेयर्स गैदर किए जाते थे उस टाइम पे। वो सब देखने में बड़ा मज़ा आया था। दूसरी साइड बात करें बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, तो सबको पता ही था कि वो फ़िल्म कैसे होने वाली है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि उसके 6 महीने बाद हुआ, उसकी बात तो हम बाद में करते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इस फ़िल्म के रिलेटेड इन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग चालू कर दी थी। और मैं पहला शो देखने गया था 2D में, तो मुझे पता है। प्लस इस फ़िल्म में मतलब इसके एक दिन पहले जैकी भगनानी, "क्या लगता है पापा क्या होगा? अरे चिंता मत कर, 1000 करोड़ लोडिंग है।" अरे सर, मतलब क्या बात है! इतना कॉन्फिडेंस से, मतलब कौन ही आज तक बोला होगा जिसको पता है कि ये फ़िल्म नहीं चलेगी, इसका वीएफएक्स घटिया है, स्टोरी भी एक तरीके से देखो कुछ नई लाने की ट्राई की थी लेकिन वैसे का वैसा। पृथ्वीराज सुकुमारन वाज़ द ओनली वन और अक्षय कुमार कहीं पे जिन्होंने ये फ़िल्म बचाई है, बाकी किसी का काम इतना कुछ था नहीं। बीएमसीएम से इसने बीसीएमसी कर दिया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस क्लैश में मैदान मेरे लिए विनर थी। और नंबर 8 पे आते हैं तो हमारे पास है मोहेंजोदारो वर्सेस रुस्तम। बहुत पहले का क्लैश है ये, आई थिंक 2016-2017 का क्लैश है। और इस टाइम पे मतलब तभी के टाइम पे मेरे लिए पर्सनली जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मेरे लिए बहुत बड़ा फ्लेक्स होता था, भाई दिवाली में एक साथ 2 फ़िल्में देख के आए। ये दिवाली पे नहीं आई थी, एक साथ 2 फ़िल्में देख के आया मैं एक दिन पे। और वो बहुत बड़ा
चीज हुआ करता था मेरे लिए। अभी के टाइम पे ये पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि ड्यू टू प्री टिकट प्राइजेस एंड ऑल। लेकिन जो उस टाइम पे जो मतलब दोनों फिल्म्स का था कि एक हेल्दी क्लैश था दोनों के बीच में। मोहनजोदारो आई थिंक फ्लॉप हुई थी, रुस्तम बहुत बड़ी हिट हुई थी। मोहनजोदारो मुझे पर्सनली देखो उस टाइम पे मैं मतलब हिस्ट्री मुझे पसंद है जाननी, और उस टाइम पे वो हिस्टोरिकल कनेक्ट कहीं कहीं पे सिर्फ मोहनजोदारो के नाम पे था। लेकिन वो फिल्म विजुअली बहुत बढ़िया थी, मतलब एक तरीके से देखो ना तो वो फिल्म एक रोमांटिक सागा थी, एक तरीके से हिस्ट्री को भी कैप्चर कर रही थी। लेकिन फिल्म जो विजुअली हमें देखने को मिलता है, स्पेशली क्लाइमेक्स में जब वो ऋतिक ऋतिक रोशन वो गोट जो शीप है उसको देखता है, वो जिस तरह से देखता है, और वो जो पूरा सीन है बहुत बढ़िया था। दूसरी साइड रुस्तम एक नई जॉनर की, एक नई इंफॉर्मेटिव जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स फिल्म थी। तभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स वाली फिल्म बहुत ही कम आती थी अगर हम आज के कंपैरिजन में बोले तो। लेकिन उस टाइम पे ये फिल्म इतनी बहुत बढ़िया तरीके से बाहर आई, लोगों ने इसको देखा, मजा किया, और स्पेशली इसमें कुमुद मिश्रा और अनंग देसाई का कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। और जो कोर्टरूम ड्रामा वाले सीन्स थे, उसके पहले जब अक्षय कुमार उसको अर्जन बाजवा को 3 गोलियां मारता है, वो वाले सीन्स थे। कोर्टरूम ड्रामा बहुत बढ़िया था और एकदम डायलॉग्स भी बढ़िया थे। इनके डायरेक्टर थे टीनू सुरेश देसाई, जिन्होंने अभी 1 साल पहले मिशन रानीगंज भी बनाई। तो ये फिल्म बहुत अच्छी थी, मजा आया था। और दोनों फिल्म के हिसाब से अगर मुझे किसी एक को अपर हैंड देना हो तो रुस्तम को मैं देना चाहूंगा। उसके बाद है नंबर 7 पे OMG 2 और गदर 2। अभी दोनों फिल्म में ऐसा था कि देखो कंट्रोवर्सीज हुई थी, OMG 2 के रिलेटेड ज्यादा हुई थी कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर पूरी फिल्म है, जिस तरह से भगवान को जोड़ा जा रहा है और वो सब के रिलेटेड बहुत। और सेंसर बोर्ड ने आई थिंक 20+ कट्स मारे थे इस फिल्म में, तो भी फिल्म 2 घंटे 36 मिनट की थी। सोचो अगर कट के बिना की होती तो कितनी बड़ी फिल्म हो सकती थी ये। और मुझे ये फिल्म मतलब मैं एक बढ़िया चीज सुनाता हूँ। मैं तब 17 साल का था और वो 18+ वाली चीजें कहीं कहीं पे लोग जाने देते हैं, कहीं कहीं पे नहीं। तो मैं गया था एक थिएटर में। मैं पहला सीन जो इसका जो महाकालेश्वर का जब सारे भक्त आ रहे हैं, उस सीन से मैं मतलब जो आंख में से वो जो भगवान के साथ कनेक्ट किया है, तो वो भगवान में मैं बहुत मानता हूँ, स्पेशली महादेव में। तो वो सीन में जो मेरे गूस बम्स और मेरी आंख से आंसू निकले थे, क्योंकि मैं तब से सोच लिया कि महाकालेश्वर एक बार तो जाना ही है। और फिल्म बहुत स्वीट थी, पंकज त्रिपाठी हो, पवन मल्होत्रा का काम बहुत बढ़िया था, यामी गौतम ने एकदम डेयरिंग सपोर्ट दिया था, अक्षय कुमार को आप मतलब जहाँ जरूरत थी और जिस तरह से वो भगवान भक्त की मदद करते हैं। स्पेशली एक बहुत बढ़िया ईस्टर एग था कि अक्षय कुमार लास्ट में जब फरारी चलाते हैं तो वो उसमें जो बैल है वो नंदी है, एक तरीके से नंदी में बैठकर लेके जा रहे हैं उनको, और बहुत स्वीटली कहानी थी, अच्छी कॉमेडी थी। दूसरी बाजू गदर 2 की बात करें तो नहीं मजा आया था, क्योंकि फिल्म आपको फिल्म ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म ना 20 मिनट तक तारा सिंह रहते हैं, फिर अनिल शर्मा अपने बेटे को लॉन्च करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, फिर अपने बेटे से काम करवाते हैं। अगर मेरे पापा आ गए तो तुम्हारे चिथड़े चिथड़े हमारे हमारे तो पब्लिक के चिथड़े उड़ गए थे उसमें क्या। बाकी लास्ट में तो हम यही मान सकते हैं कि फिल्म को ऑडियंस ने एज ए नॉस्टैल्जिया उठाया था। बाकी सबको जो क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स है उनको पता है कि ये फिल्म वो जो बोलते हैं ना नेक्स्ट फिल्म के लिए ऑडिशन प्रोसेस था ये इसके बेटे का, उसकी अभी नेक्स्ट फिल्म आ रही है वनवास में नाना पाटेकर के साथ। बाकी मुझे गदर 2 पर्सनली ऐसा लगा था कि बहुत लूपहोल्स थे। अशरफ वली को इतना जल्दी मार दिया इंट्रो में, और उसमें कुछ सकीना का रिएक्शन होना चाहिए ना कि पापा मर गए तो कुछ उसके सीन होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। और फिल्म आपको बहुत अच्छी तरीके से उल्लू बना के जाती है। अभी लोग को धीरे धीरे मेरे को लगता है शुरू होगा रियलाइज होना कि ये तो इसके बेटे का लॉन्च था, बाकी कुछ नहीं था। विलन के रूप में मनीष वाधवा को ले लिया और वो बहुत वीक लग रहे थे अपनी धाक जमाने में। मेरे लिए इस फिल्म में अपर हैंड OMG 2 को था। उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 6 पे है ओ माय गॉड और बर्फी। अभी ये क्लैश मैं तुमको बताता हूं सबको जो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं। ओ माय गॉड वर्सेस बर्फी वाज द फर्स्ट क्लैश, एक पहली फिल्म जो मैंने दोनों थिएटर दो फिल्में जो मैंने पहले दिन पे दोनों एक साथ देखी थी, मतलब पहले बर्फी देखी थी फिर ओ माय गॉड 2 देखी थी। और
तभी के टाइम पे आई एम सॉरी, लेकिन तभी के टाइम पे मैं बर्फी में सो गया था, लिटरली सो गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे देखो मैं 2005 वाला हूँ, ये फिल्म आई थी 2011-12 में, तो तभी उस टाइम पे कुछ वो स्टोरी वोरी पता नहीं चलता था, अपन तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और देखते हैं। अभी के टाइम पे बर्फी इज अ कल्ट मूवी, लाइक फॉर रणबीर कपूर परफॉर्मेंस, फॉर प्रियंका's परफॉर्मेंस, फॉर द म्यूजिक दैट वाज फॉलोइंग ओवरऑल द फिल्म, सब कुछ इतना बढ़िया था और इमोशनल टच था सारे सीन्स में। मतलब जब रणबीर रिजेक्ट होता है इलियाना के सामने, तब वो एक्सप्रेस न करके भी जो एक्सप्रेस करता है, या फिर उसका प्रियंका के साथ कनेक्ट हो, जिस तरह से ये फिल्म थी बहुत बढ़िया थी। सामने ओ माय गॉड तभी के टाइम पे कंट्रोवर्सी थी, कुछ कहीं कहीं पे नहीं भी थी कि भगवान के रिलेटेड ये सब क्या दिखा रहे हो आप। उस टाइम पे हम भी इतने बोले थे कि हमारे भगवान की उड़ाई जा रही थी, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो फिल्म कहीं कहीं पे सही भी थी, एंटरटेनिंग थी, और परेश रावल और अक्षय कुमार का कॉम्बो अगर साथ में हो तो अच्छा ही होता है, ऐसा हमने देखा है आज तक। तो मजा आया था। मैं तभी के टाइम पे अगर देखूं तो ओ माय गॉड को अपर एंड देता हूं, और वो मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, स्पेशली मिथुन जब एंट्री लेते हैं और जिस तरह से ऐसे करके जो बोलते हैं बात करते हैं, बहुत मजा आया था फिल्म में। अभी एक स्पेशल मेंशन है बीच में, ऑब्वियसली अभी मैं कर रहा हूं तो स्पेशल मेंशन तो होगा ही। नंबर 5 पे जाने से पहले रईस वर्सेस काबिल किस किस को याद है? पहले रईस फिल्म जो थी वो पहले ईद पे आने वाली थी, आई थिंक 2016, क्योंकि फिल्म इनिशियली रिलीज हुई थी 2017 पे 25 जनवरी को, ये मेरे को अभी भी याद है। मैं मतलब शाहरुख खान के लिए अब आज भी, मतलब आज भी कोई बात नहीं है, दीवाना था। स्पेशली रईस जब आने वाली थी, गुजरात की फिल्म है, शाहरुख खान इन्वॉल्व है, गुजराती वो बोलता है जिस तरह से, मेरे को रईस पसंद इसलिए आई थी क्योंकि आप अगर वो प्रोपोगेंडा और वो सब छोड़ के देखो तो आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, जिस तरह से शाहरुख का काम है, जिस तरह से वो जब उसको पता चलता है कि उसने क्या गलत चीजें कर दी है। लेकिन रईस और काबिल के बीच में कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ हुई नहीं थी मेजर, लेकिन वो जो शाहरुख साहब का है कि मैटिनी शोज और सब ले लेते हैं, उस हिसाब की कंट्रोवर्सी हुई थी। और काबिल सेकंड हैंड पे एक ब्रेव अटेम्प्ट था कि अंधा क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर। इलॉजिकल लगता है कहीं कहीं पे, लेकिन फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, स्पेशली ऋतिक रोशन जब भी मारने जाता है किसी को। और इस क्लैश की मेरी याद यही है कि मैंने रईस को बहुत एंजॉय किया था और आज भी करता हूं उतना ही। रईस मेरे लिए अपर हैंड रहेगा। नंबर 4 पे है, अब धीरे धीरे, सॉरी नंबर 5 तो रह ही गया, अब धीरे धीरे सब शुरू होगा जो मैं बोल रहा हूं कब से कि जिस तरह से की कंट्रोवर्सीज। नंबर 5 पे है डंकी वर्सेस सलार। अभी का रिसेंट क्लैश है, प्रभास फैंस और शाहरुख फैंस जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जो एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे थे, हाउसफुल के बोर्ड्स दिखा रहे थे कि शाहरुख ने इतना किया, प्रभास ने इतने बेचे। मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई फाउंड सलार बेटर देन डंकी, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज सलार वॉज अ सिनेमेटिक एक्सपीरियंस। मतलब प्रशांत नील की फिल्म में स्लो मोशन, धम 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 करके जोर से गाना आता है, फिर रेबल स्टार प्रभास, फिर पूरे काले सीक्वेंसेस, बिकॉज ही हैज ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसलिए काले सीन्स होते हैं। मैंने उग्रम नहीं देखी है, मैंने सलार देखी है, इसलिए मैंने सलार को एंजॉय किया। एक्शन सीन्स ऑब्वियसली साउथ की फिल्म है तो कौन ही लॉजिक ढूंढेगा उसमें, मजा आया था। डंकी में ऐसा था क्योंकि डंकी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है। मैंने अपने टॉप 10 वाले में बोला था, राजकुमार हिरानी के एक एक सीन में कॉमेडी, इमोशंस, जब कोई कैरेक्टर बैड फेज में से हैप्पी फेज में आके मेन हीरो को बताता है, जैसे कि राजू की नौकरी लगती है तब वो आमिर को बताता है, तो उसके इमोशंस, इतने ब्राइट इमोशंस होते हैं उसकी फिल्म में। डंकी में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत फ्लैट फिल्म थी, कहीं कहीं पे लाफ्स आते हैं, सेकेंड हाफ तो पूरा दुख 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 ही था, ऐसा लगता ही नहीं था राजकुमार हिरानी की फिल्म थी। और मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनको डंकी मार के जाना पड़ता है, इसलिए उनको डंकी मारना अलाउ। अबे भाई क्या बोल रहे हो, ये मतलब राजकुमार हिरानी की आउट ऑफ द लीग वाली फिल्म थी। मैं आज तक ये फिल्म का एक्सपीरियंस ऐसा भूल नहीं सकता। हाउसफुल थिएटर था, लोग तालियां सीटियां तो ऐसे बजा रहे थे जैसे कि कोई पीक मार्टिन स्कॉर्सेसी फिल्म देख रहे हो। लेकिन इसमें एसआरके का एक रोने वाला सीक्वेंस है जो पुलिस के सामने, वो इतना मतलब
फेक और फनी लग रहा था ना कि मैं क्या ही बात करूं। इस क्लैश में जो प्रॉपर विनर था वो सलार था मेरे लिए। डंकी वॉज अ कमर्शियल सक्सेस नो डाउट, लेकिन लास्ट में ऑडियंस के ऊपर आता है कि उनको ये फिल्म पसंद आई थी नहीं आई थी, तो ये ठीक है, चलता है। नंबर 4 पे है शिवाय वर्सेस ए दिल है मुश्किल। इस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, मैं 2016 का ये क्लैश है, दिवाली पे दोनों फिल्में आई थी और शिवाय ए दिल है मुश्किल दोनों में तभी जो हुआ था मेरे को याद नहीं था। अभी आपके टाइम पे मैं तब देखता हूँ कि के रिलेटेड शिवाय को जानबूझ के नेगेटिव बोलना, करण जौहर और काजोल की दोस्ती टूट गई थी और करण जौहर मना कर रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। ऊपर से तभी के टाइम पे शिवाय ने फिर स्क्रीन्स पे भी इतना अच्छा डेवलपमेंट दिखाया कि नहीं अब तो मैं तेरी फिल्म को बिगाड़ के ही रहूंगा। सामने है दिल है मुश्किल वाले कुछ सोच नहीं पा रहे, उनका फवाद खान वाला एंगल चल रहा है कि उसको क्यों रखा है फिल्म में, तभी वो जो पाकिस्तानी चीजें एक्टर्स की चल रही थी उसके रिलेटेड। अब शिवाय जब मैंने देखी थी तब के टाइम पे मैंने बोला यार एक्शन है तो एक्शन अच्छा है। स्टोरी तभी मेरे को घंटा समझ नहीं आई थी, घंटा समझ नहीं आई थी। आज के टाइम पे शिवाय देखता हूं, घंटा कुछ समझ नहीं आता है कि भाई क्या है यार, माथा दुख गया था। मैं तुम्हें बताता हूं, ये फिल्मों की रिसर्च करने से पहले मैंने कुछ फिल्में जो मेरे को मतलब ऐसे होता है ना कीड़ा जगता है कि देखना है देखना है देखना है, वैसे देखी थी। और ये वाली फिल्म मैंने अनफॉर्चुनेटली देख ली थी, शिवाय। और मुझे आज भी ये फिल्म पसंद नहीं है, मतलब फिल्म मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, निहायत ही बेकार फिल्म है। सामने है दिल है मुश्किल की बात करूं, उसमें उस टाइम पे लग रहा था कि यार चल क्या रहा है पता नहीं चल रहा। एक साल पहले की जो मेरी स्टोरी थी, जो जो जानते हैं, उस टाइम के अभी मैं ये फिल्म देखता हूँ है दिल है मुश्किल, तो कनेक्ट इतना जोर से होता है ना ये फिल्म। मतलब फ्रेंड जोन में ना बोलना इतनी बड़ी बात है, अगर आप प्यार उसके साथ रहते हो, अटैच होते हो और प्यार हो जाता है, स्पेशली उसमें शाहरुख खान वाला, ओ हो वो सीन तो मतलब जो सामने सामने दोनों पीक एक्टर्स आते हैं और जो डायलॉग बाजी होती है कि ये अधूरा प्यार मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। मैंने जानबूझ के इस पे लिख के रखा है कि क्या ही मतलब एक्टिंग रेंज दिख गई थी दोनों की उसमें। और रणबीर को जब वो लास्ट में धक्का कैंसर का लगता है तो वो गुस्सा भी होता है, रोता भी है। और इसमें कॉमेडी भी उतनी अच्छी थी जब लीसा हेडन उसके दूसरे अनुष्का वाले के साथ पकड़ी जाती है। बहुत बढ़िया फिल्म थी यार, इमोशनली टच, इसके गाने हो, इसका बैकग्राउंड स्कोर और जिस तरह से वो फ्रेंड जोन की चीज समझाई गई है कि वाह यार मजा आ गया था। आज भी ए दिल है मुश्किल हमेशा अपर एंड रहेगा शिवाय के सामने। नंबर 3 पे जो क्लैश है इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, इसमें एक ही फिल्म पे कंट्रोवर्सी हुई थी, वो है सैम बहादुर वर्सेस एनिमल। क्या ही बोले अब, एनिमल का नाम आ जाता है ना तो सारे पुराने दिसंबर से लेके जुलाई जून तक के फ्लैशबैक्स याद आते हैं, जितनी कंट्रोवर्सीज हुई थी। और एनिमल के रिलेटेड तो रणबीर कपूर ने खास बोल दिया था कि जो लोग इस ऐसी फिल्मों से ट्रिगर हो जाते हैं वो फिल्म उस फिल्म को इसको देखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद लोकसभा में कंट्रोवर्सी, संदीप रेड्डी वांगा अलग से स्टेटमेंट्स दे रहा है। बहुत मतलब भाई वो तो याद वो रहेगा, मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगा कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी देखी थी मैंने। और एनिमल तो भाई यार कल्ट, ऑलरेडी कल्ट तो नहीं लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म है मेरे लिए तो। बाप बेटे की कहानी हो, जिस तरह से सबने अपने शेड्स निभाए हैं, स्पेशली रणबीर सर और अनिल कपूर ने, तो यार हेड्स ऑफ है। आज तक वैसी परफॉर्मेंस बाप बेटे की मैंने नहीं देखी, इतनी फिल्में भी नहीं बनती वो अलग बात है, लेकिन एनिमल तो एनिमल है यार। वो मैंने दूसरी बार भी फिल्म देखी थी आफ्टर माय रिकवरी, जब मैं बीच में हुआ था बाहर, तो बट यार ऐसी फिल्म नहीं बनेगी। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था, 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म आज के टाइम पे बनाना मतलब बहुत बड़ी बात थी। दूसरी साइड सैम बहादुर, ऐसी एक फिल्म जहां पे आपको लगता ही नहीं है कि ये विकी कौशल है, सैम बहादुर ही आपको लगता है कि यार ये सैम बहादुर ही हम देख रहे हैं, विकी कौशल देख ही न रहे। उसका वॉकिंग स्टांस हो, उसकी बात करने का तरीका हो, उसका इंदिरा गांधी के साथ जो रिलेशन है वो दिखाने का। और उनकी एक बढ़िया बात मेरे को मेरे पापा ने बताई थी कि वो रिपोर्टर हो, इंदिरा गांधी इवन उसको भी स्वीटी करके बुलाते थे, हनी करके बुलाते थे। और विकी कौशल जी गया, वो कैरेक्टर आराम से जी गया है, सबका काम बढ़िया था।
और इस दोनों जॉनर को मैं अलग कैसे करूं, क्योंकि अलग जॉनर है ऑलरेडी, कहीं पे ये दोनों अपर हैंड इसमें किसी को दे ही नहीं सकता। अच्छी फिल्म थी दोनों, अरे ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दोनों, अच्छी क्या है, इसको अच्छी बोलूंगा मैं। नंबर 2 पे जो है वो है स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा। इस केस में ऐसा हुआ था कि ये लोग स्त्री 2 के साथ जानबूझ के आए, जरूरत ही नहीं थी। अगर आज भी मैं बोलता हूं कि अगर खेल खेल में और वेदा थोड़ा लेट आते अलग अलग रिलीज डेट्स पे तो पक्का सुपर हिट होते, और वर्ड ऑफ माउथ से ये दोनों फिल्म चलती। स्त्री 2 की मैं बात ही नहीं करूंगा, उसका अलग ही अपना सब कुछ सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। खेल खेल में मैंने अभी कुछ दिनों पहले वापस देखी, उसमें मतलब कॉमेडी भी थी, और वो जब अक्षय कुमार अपनी बेटी को फोन करता है, जिस तरह से समझाता है सब कुछ, वो सीन है, या फिर फरदीन का वो गे वाला एंगल है, सारे सीन्स बहुत बढ़िया वेल क्राफ्टेड थे। वेदा दूसरी बाजू देखो, मैंने रिव्यू में भी बोला था कि अगर ऐसी फिल्में रिलीज सोलो में होती ना तो पक्का ये फिल्म मतलब सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा में बहुत बढ़िया जाती। मतलब ये कोई जरूरत ही नहीं थी इस फिल्म को क्लैश की। इसमें जॉन अब्राहम हो, अभिषेक बैनर्जी हो, शर्वरी हो, कोई भी हो, और मैं तो शर्वरी को मुंजिया से बोल रहा हूं कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। और इसमें वेदा में जो इसने रेंज दिखाई है, मतलब वो पहले जो जिस तरह से वो जो कास्टिज्म पे पूरा एंगल दिखाया गया है, शर्वरी और अभिषेक बैनर्जी, क्या हरामीगिरी दिखाई है उसने अपनी इस फिल्म में, बहुत बढ़िया भाई। मतलब जब भी आता है कि लगता है अब तो कुछ जबरदस्त करेगा, सामने शर्वरी ने तो किल ही कर दिया है। तो अगर ये दोनों फिल्म में से अपर हैंड देना हो तो कोई भी ले लो, इसमें तो मेरे लिए दोनों ही मतलब बढ़िया ही है। वेदा तो स्पेशली यार गट्स चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए। आते अब नंबर 1 पे, वैसे तो पता चल ही गया होगा, कल थंबनेल जिन्होंने इंस्टा पे देखा होगा, फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। जस्ट बिकॉज, सुनो पहले, दिस इज वी आर नॉट, विल नॉट टॉक अबाउट द मूवी, विल टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सीज के एक फिल्म के मेकर्स कितना नीचे गिर सकते हैं दूसरी फिल्म को मतलब सक्सेसफुल ना होने पे। देखो, सिंघम अगेन पहले 15 अगस्त को आने वाली थी विद पुष्पा 2, उसके बाद 30 अगस्त को स्त्री 2 आने वाली थी, दैट वाज द फ्रंट लाइन। उसके बाद सिंघम में कुछ चेंजेस नहीं हुए, पुष्पा में सेम हो गया, वो 6 को चली गई है, फर्स्ट को हो गई। भूल भुलैया 3 वाज अनाउंस्ड 2 years बिफोर, उसमें लिखा था कि दिवाली में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हुई, बहुत बड़ा क्लैश, हाइप बन गई, सब हो गया। उसके बाद सिंघम अगेन का ट्रेलर आया, सब पागल हो गए, कुछ लोग ने मेरे जैसे भी बोला कि सब कुछ दिखाने की जरूरत क्या थी ये वगैरह, ठीक है। भूल भुलैया का ट्रेलर आया, मिक्स रिव्यूज थे, अभी पता नहीं क्यों तभी उस टाइम पे। उसके बाद जय बजरंगबली गाना आया, उसके बाद अभी आया सिंघम का टाइटल ट्रैक, ठीक है। जस्ट बिफोर आई थिंक एक वीक रिलीज के, भूल भुलैया 3 वाले क्या करते हैं, एडवांस बुकिंग जब खुलता है उसके 2 दिन बाद अचानक से उनको याद आता है कि हमें स्ट्राइक देना है। उसके ऊपर से कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है, फैन पेजेस को पेड पीआर दे रहे हैं कि हमारी फिल्म तो ऐसी है। कार्तिक भाई अलग से स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारी फिल्म में जो कास्ट है वही है, हमने कोई कैमियोज ऐड नहीं किए। तो ये इतना अगली अगली था क्लैश। सिंघम में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सिंघम के फैन पेजेस के अभी ये तेरी मारने आ रहा है कार्तिक, ये वो, मतलब इतना अगली क्लैश हुआ था ना ये वाला। अभी भी ये एक वीक ही हुआ है, अभी एक वीक भी नहीं हुआ है इस फिल्म को, इतना अगली क्रैश हुआ था कि कभी सोचा नहीं था। सिंघम वाले री अपलोड कर रहे हैं वर्जन, खत्म होने के बाद एक दूसरे के फैन पेजेस अभी भी लड़ रहे हैं, गलत गलत रिव्यूज डाल रहे हैं कि हमें तो ये वाली पसंद नहीं आई, हमें वो वाली पसंद नहीं आई। सोचो ऐसे क्लैशेस में मतलब पॉपकॉर्न, आई मीन क्या क्या कवर करने को मिलता है मुझे। मैंने आज तक जितने भी ये टॉप 10 क्लैशेस देखे, ये सबसे अगलीएस्ट क्लैश था आज तक का। और रिव्यू चेकआउट कर सकते हो तुम लोग मेरा इस फिल्म का, मैं लास्ट में तो आउटरो में डालूंगा ही। लेकिन ये दोनों चीजें जिस तरह से फिल्में चल रही है, आई होप दोनों फिल्में चले। भूल भुलैया 3 मेरे को पसंद नहीं आई, लेकिन उससे मैटर नहीं करता क्योंकि ऑडियंस इज द लास्ट जिनको फिल्म पसंद आती है। सेम इन फॉर सिंघम अगेन, मिक्स्ड रिव्यूज है दोनों फिल्म्स के। सो दैट इज योर ओपिनियन, आप अभी भी मुझे बता सकते हो सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 आपको कैसी लगी थी। एंड ऑल्सो
वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरे को याद करने में, स्पेशली कि मैं कौन-सी फ़िल्में देखा हूँ, कौन से क्लैशेस मैंने देखे हैं। तुमने इसमें से कौन से क्लैशेस या फिर तुमने कोई और पहले के क्लैशेस कौन से देखे हैं? तुम्हें कोई इस क्लैशेस के रिलेटेड याद आ रहा है कि क्या आपने देखा है? अच्छा, मैंने वो जो पल्स बोला ना कि ऑडियंस को तो पसंद ही आएगा, हमारी गुजराती इंडस्ट्री में पूरा अलग है, उनको सब पसंद आता है, सारी फ़िल्में। जैसी फ़िल्में जगत हो, चूप हो, इंटरव्यू, ऐसी फ़िल्में जो देखनी चाहिए, वो देखते नहीं है। बाकी तो चलता ही रहता है। बाकी ये लोग मेरे को बोल देंगे, तमे तुम्हारी औकात में रह जो, इफ यू नो यू नो। चलो मिलते हैं, बाय।